का 7 तारीख को गोरखपुर जिले में आगमन हो रहा है। आगमन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी देश के प्रधानमंत्री की भव्य स्वागत के लिए पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। यही नहीं, गोरखपुर जिले को दुल्हन की तरह सजाया गया है। खासतौर से आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन पर देश के प्रधानमंत्री वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसके लिए पूरे रेलवे स्टेशन को तिरंगे झंडे में सजा दिया गया है। तिरंगे झंडे के द्वारा जो पंडाल सजाया गया है, पहली बार देश के प्रधानमंत्री उस तिरंगे झंडे के नीचे खड़े होकर के गोरखपुर की जनता को संबोधित करेंगे कि प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग को लगातार मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भी 1148 उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षकों को भर्ती किया। हालांकि ये गोपनीय भर्ती से आते हैं, मतलब सीधे तौर पर एलआईयू में काम करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि पुलिस विभाग को जो रिक्त पद हैं उनको तत्काल भर दिया जाए, ताकि कानून व्यवस्था को बेहतर रखा जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान बताया कि पिछले 6 सालों में 1,56,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की भर्ती उत्तर प्रदेश में की गई है। नए थानों की स्थापना की गई है ताकि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर किया जा सके। हालांकि इस दौरान उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी और स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार भी मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल को लेकर चल रहे महाजनसंपर्क अभियान, जो कि 30 मई से लेकर 30 जून तक चलना था, उसको 18 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। माना जा रहा है इसके पीछे की नाराजगी जताई है शीर्ष नेतृत्व ने, क्योंकि कई सांसद और विधायक थे जिन्होंने इस कार्यक्रम में पूर्ण योगदान नहीं दिया गया था। कई सांसद ऐसे थे जिनको अपने संपर्क से समर्थक अभियान के तहत 1000 प्रभावशाली लोगों से मिलना था, पर वो ये काम को पूरा नहीं कर पाए थे। ऐसे ही कई विधायक थे जिन्हें हर घर जाके अपने लोग को जोड़ने की कोशिश करनी थी। हर घर जोड़ो अभियान के तहत इस कार्यक्रम को करना था, पर वो भी कहीं ना कहीं इसमें नाकामयाब रहते हुए नजर आए थे। इसको देखते हुए शीर्ष नेतृत्व ने नाराजगी जताई थी। उसको पूरा करने के लिए अब 30 जून की जो डेडलाइन थी उसको बढ़ा के 18 जुलाई तक इस संपर्क को बढ़ाया गया है। माना जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व इसके तहत आने वाले समय में जो 2024 का मिशन है 80 में 80, उसमें कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। ऐसे में कई सांसदों को रडार पे भी रखा गया है। लोकसभा 2024 के चुनावों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी अपने कुनबे को मजबूत करना चाहती है। इसको लेकर के कई पार्टियों दलों के साथ में आज ज्वाइनिंग शुरू हुई, यानी कि साफ था कि जिस तरीके से सदस्यता का ग्रहण का कार्यक्रम किया गया वो प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी के नेतृत्व में किया गया। यानी साफ था कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव होने हैं और उसको लेकर के रणनीतियां सभी पार्टी कर रही हैं, उसी तर्ज पे कांग्रेस भी जो है रणनीति बनानी शुरू कर दी है। यानी छोटे मोटे दलों को अपने साथ जोड़ करके या किसी दूसरी पार्टी में विरोध जता करके लोग अगर कांग्रेस में आना चाहते हैं उनको पार्टी अपनी सदस्यता दे रही है। इसके साथ ही साथ लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां भी करती नजर आ रही है। साफ है कि अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार ऐसे लोगों को साथ लाना चाह रही है जिनकी प्रतिष्ठा सम्मान जिले में बना हुआ है। वापस के चुनाव को लेकर अखिलेश यादव अब एक्टिव नजर आ रहे हैं और लगातार बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आज की बात की जाए तो आज सपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर दिखा, जिस पोस्टर पर लिखा हुआ था अब की बार पीडीए सरकार। पीडीए बोले तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और मुस्लिम, इन तीनों वर्गों को साथ लेकर अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं। उनका मानना है कि लोकसभा चुनाव 2022 में एनडीए वर्सेस पीडीए होगा। उनका मानना है कि एनडीए को पीडीए हराएगा और पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ते हुए अखिलेश यादव आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें इस बार चाचा भतीजे साथ बैठकर रणनीति बना रहे हैं। आज भी बैठक हुई है सपा कार्यालय में, जिसमें अखिलेश यादव, शिवपाल यादव दोनों मौजूद रहे और चाचा भतीजे मिलकर रणनीति तैयार कर रहे हैं। उनका मानना है कि 80 हराओ और बीजेपी हटाओ, तो हर वो तर्ज पर काम कर रहे हैं कि किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दी जाए और 24 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया कैसे किया जाए। मेधावी छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। बुधवार को जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह गुरसराय में अखिल भारतीय उर्मी क्षत्रिय समाज द्वारा आयोजित छत्रपति शाहू महाराज की 149वीं जयंती में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मान समारोह में सम्मानित करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने 80% से ज़्यादा अंक पाने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। वहीं जल शक्ति मंत्री ने अपने संबोधन में छात्र छात्राओं से कहा कि वह छत्रपति शिवाजी के आदर्शों पर चलें और उन्हीं की तरह खुद को प्रेरित करें। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदीप पटेल सर जी ने कहा कि जीवन में मूल मंत्र जरूर होना चाहिए और हर एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर सोच रखना चाहिए। खासकर युवा पीढ़ी को इस पर जोर देना चाहिए।
ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम की टीम ने आज एक खुलासा किया है कि गाजीपुर में जिस तरीके से महिला के घर में घुसकर लूटपाट की गई, इस दौरान महिला की मौत भी हुई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि तीसरा आरोपी अभी फरार है और जो खुलासा करने में जो क्राइम की टीम शामिल थी, अगर हम उसकी बात करें तो उसके अधिकांश सदस्य राजधानी लखनऊ में 5 से 8 वर्षों से जमे हुए हैं। सवाल ये उठता है कि क्या लखनऊ में महज यही एक क्राइम टीम बची है जो बड़े गुड वर्क करने के लिए लगातार तत्पर रहती है। इसमें अधिकांश वो लोग हैं जो लखनऊ के अलग अलग थाना क्षेत्रों में लंबे अरसे तक तैनात रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जो और क्राइम टीमें हैं, जो नए लोग लखनऊ में आ रहे हैं, उनको मौका नहीं मिलना चाहिए कि क्या जो नियम के विपरीत राजधानी लखनऊ में दर्जनों वर्षों से जमे हुए हैं, क्या उनको लखनऊ के बाहर नहीं भेजा जाना चाहिए था? नियम की लगातार राजधानी लखनऊ में पुलिस विभाग धज्जियां उड़ा रहा है। अब देखना होगा कि इस खुलासे के बाद किस तरीके से एक्शन लिया जाता है। खासतौर पर उस क्राइम टीम के सदस्य जिन्होंने आज ये खुलासा किया है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, लंबे अरसे से जमे हुए हैं। ऐसे में क्या उनको हटाने का काम लखनऊ के पुलिस कमिश्नर एसबी सडरकर की तरफ से किया जाएगा? अमूमन देखने को मिलता है कि अपराधी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आम जनता को परेशान करते हैं, लेकिन अब सफाई कर्मचारी के जो बीट इंचार्ज हैं वो कहीं ना कहीं एक जनप्रतिनिधि को धमकी दे रहे हैं। पूरा मामला फैजुल्लागंज तृतीय वार्ड का है, जहां पर पार्षद प्रदीप शुक्ला हैं, जिनका आरोप है कि वहां पर विजय कुमार नाम के बीट इंचार्ज हैं, जिन्होंने उनको उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। इसको लेकर के उन्होंने बाकायदा पंडियाल थाने में एक जो है एप्लीकेशन दी है और कहीं ना कहीं उन पर मुकदमा दर्ज करने के लिए अपील की है। आपको बता दें कि जो बीट इंचार्ज विजय कुमार है, वो उससे जब भी प्रदीप कुमार के द्वारा कहा जाता है कि आप सफाई करिए, तो धमकी देता है कि अगर सफाई करवाओगे तो आप पर SC/ST में मुकदमा दर्ज करा दूंगा। ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रदीप शुक्ला हैं, जो पार्षद हैं, वो काफी परेशान है, हताश है, जिसको लेकर के आज तमाम पार्षदों ने जो है मुलाकात की है नगर आयुक्त से और नगर आयुक्त शिकायत की है कि जो ये विजय कुमार है, कम से कम 20 साल से लखनऊ नगर निगम में कार्यरत है और ऐसे में इसका ट्रांसफर भी हुआ, लेकिन अभी तक इसको रिलीज नहीं किया गया। निश्चित तौर पर अगर इस पर कार्रवाई होती है तो तमाम जो बड़े लंबे समय से कर्मचारी रुके हुए उनके लिए एक नजीर साबित। अपने 3 दिवसीय दौरे पर आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी पहुंची, जहां पर वो सबसे पहले जगदीशपुर विधानसभा के बेचूगढ़ गांव गई और वहां पर लोगों से मुलाकात किया, लोगों से जनसंवाद किया और लोगों की शिकायतों को भी सुना। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को अपने बीच में पा करके लोग खुशी हुए और जिन लोगों की शिकायतों का निस्तारण नहीं हो रहा था, उनकी शिकायतों को अधिकारी कर्मचारी नहीं सुन रहे थे, उन लोगों ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात किया और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से आपको अपना शिकायती पत्र सौंपा। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को उनके शिकायतों के निस्तारण के लिए तुरंत जो है निर्देशित किया और वहीं जो है अधिकारियों द्वारा लोगों की समस्याओं का निराकरण भी कराया गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जहां आज बेचूगढ़ गांव पहुंची हैं और जगदीशपुर विधानसभा के गूंगे मऊ, लाला का पुरवा व हुसैन कला गांव जाएंगी और जहां पर लोगों से मुलाकात करेंगी, लोगों से जनसंवाद करेंगी और वहीं लोगों की शिकायतों को भी सुनेंगी। जिस तरह से सरकार आपके द्वार के तहत केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी लोकसभा के में क्षेत्र में लोगों के यहाँ जा रही हैं और लोगों से मुलाकात कर रही हैं और लोगों से उनकी समस्याओं को सुन रही हैं, उनकी समस्याओं को निराकरण भी करवा रही हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2024 को लेकर के केंद्रीय स्मृति ईरानी लगातार जो है वो प्रयास कर रही हैं। जिस तरह से उन्होंने 2014 में अमेठी में भगवा झंडा फहराया था और अमेठी में कमल खिलाया था, जिसको लेकर के वो 2024 में भी सक्रिय रहना चाहती हैं और लगातार जो है अमेठी में कमल खिलाने का प्रयास भी करेंगी। में होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसको लेकर विकास कार्य भी तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी ताजा बानगी कानपुर की छावनी विधानसभा में देखी जा सकती है। आपको बता दें कि कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी शहर में घूम घूम कर विकास कार्य कराने में जुटे हुए हैं। ऐसे में आज कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी ने 4 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से श्यामनगर इलाके में 4 बड़ी सड़कों का शिलान्यास किया और जनता को बड़ी सौगात दी। आपको बता दें कि श्यामनगर इलाके में सोसाइटी क्षेत्र होने की वजह से लंबे समय से सड़कों का निर्माण नहीं हो सका था। ऐसे में इन सड़कों का निर्माण हो जाने से आम जनता को अब काफी राहत मिलने वाली। सुशासन के दावे हुए तारता बलिया में गंगा नदी में खनन इस कदर बढ़ा हुआ है
कि जहां देखा जाए वहीं ट्रैक्टर और ट्राली दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ के पुलिस प्रशासन और थाना अधिकारी कान में तेल डालकर सो रहे हैं। देखा जाए तो सीधे तौर से गंगा नदी में बालू खनन प्रतिबंधित है, कारण यहाँ डॉल्फिन मछलियाँ पाई जाती हैं, जिनके लिए सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। लेकिन उस गंगा नदी में धड़ल्ले से खनन जारी है और जिला प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। इसकी जीती जागती तस्वीर आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, किस तरह से गंगा के किनारे, गंगा के बीच में बालू का खनन हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन के कान पर जूं नहीं रेंग रहा है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। हम आज खड़े हैं शहीद स्थल पर और इसको शहीद स्मारक के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा था ये शहीद स्मारक। और जो रायबरेली के उद्यान मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह और जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव के अथक प्रयास के बाद अब इसका कायाकल्प होने जा रहा है। और एक चीज़ के लिए और जाना जाता है, ये किसानों के आंदोलन का जलियांवाला बाग के नाम से भी जाना जाता है। 7 जनवरी 1921 में यहाँ पर अंग्रेज़ों से निहत्थे पंगा लेने के बाद कहीं ना कहीं से उन निहत्थे किसानों पर गोलियों की बौछार हुई थी और यहीं से बहने वाली सई नदी खून से लाल हो गई थी। उसको लेकर कहीं ना कहीं से सरकार के द्वारा यहाँ पर शहीद स्मारक की स्थापना की गई थी, लेकिन अभाव के चलते कहीं ना कहीं से इसका विकास नहीं हो पा रहा था, जिसको ध्यान में रखते हुए रायबरेली के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह व जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के प्रयास के बाद अब इसका कायाकल्प होगा और सुंदरीकरण होगा। और कहीं ना कहीं से 6 करोड़ 52 लाख रुपए से इसका काम शुरू होगा और जल्द ही इसको सुंदरीकरण के रूप दिया जाएगा, ताकि यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं वो आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को वाराणसी में पीवीसी आयुष्मान कार्ड वितरण का शुभारंभ करेंगे। बहराइच में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और समस्त ग्राम सभाओं में सजीव प्रसारण किया जाएगा। उक्त अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में योजना से संबंधित हितग्राहियों के अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। बहराइच में कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए जिलाधिकारी मोनिका रानी ने नोडल अधिकारी नामित किए हैं। 2 ब्लॉकों पर 1 नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया। बैठक में वर्चुअली प्रतिभाग कर रहे खंड विकास अधिकारियों और प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि वो प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को शासन की मंशा के अनुरूप संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां समय से पूरी कर ले। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को समय से आमंत्रित किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर उनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को आवास की चाबी और आयुष्मान कार्ड का वितरण कराया जाएगा। गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल जिस समय चुनाव का प्रचार कर रही थी और मेयर का चुनाव लड़ रही थी, उस समय उनकी हर इंटरव्यू में, हर बात में एक ही बात आती थी कि इस बार जो नालों की सफाई है वो बहुत अच्छे से की जाएगी और किसी भी प्रकार का जो जल भराव है वो नहीं होने दिया जाएगा। ये तो रही दावों की बात। अब हकीकत क्या है वो आपको दिखाते हैं। मैं इस समय खड़ा हूं गाजियाबाद के जो नगर आयुक्त है नितिन गौड़, उनके घर के सामने, जहां पर आप देख सकते हैं पानी भरा हुआ है और इनके घर पर लगातार जो पंप है, यानी कि पानी निकालने वाले जो पंप हैं, लगातार उनका आना जारी है। और जो कर्मचारी हैं वो आप देख रहे हैं कि किस शिद्दत से ये लोग नगर आयुक्त के घर के बाहर पानी निकाल रहे हैं। गाड़ियों का रेला लगा हुआ है। क्योंकि नगर आयुक्त हैं, इस वजह से इनके घर के बाहर पानी नहीं भरना चाहिए। हालांकि नालों की सफाई की क्या स्थिति है, जो जमीनी हकीकत है वो क्या है, वो इस पानी से आसानी से देखा जा सकता है। और देखिए घर के बाहर जो इनके गार्ड हैं, कर्मचारी हैं, वो लोग भी पैंट ऊपर करके पानी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नगर आयुक्त के घर तक जो पानी है वो घुस रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि गाजियाबाद के चारों तरफ पानी का अंबार लगा हुआ है।
नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आज सुबह से लगातार बहुत तेज बारिश हो रही है, जिसके बाद देखिए जो जनता है उनको पानी की वजह से जूझना पड़ रहा है। नोएडा की सड़कों पर लगातार पानी भरा हुआ है। जैसा कि आप पीछे की तस्वीरों में देख रहे हैं, तो इस वक्त हम क्रॉसिंग वाले रोड पर मौजूद हैं और जहां पर देखिए लगभग 1 बजे का समय है और यहाँ पर ट्रैफिक जो है लंबा जाम यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और सड़कों पर अगर आप देखेंगे तो प्राधिकरण की पोल जो है खुलती हुई नजर आ रही है। हमेशा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन बारिश में वो पोल खुलती हुई नजर आती है, क्योंकि लगातार बारिश पर लंबा जाम देखने के लिए मिल जाता है। जल भराव की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से आम जनता को यहाँ पर समस्या से जूझना पड़ता है। जैसे कि आप अभी देखेंगे तस्वीरों में, तो देखिए अभी बारिश थम चुकी है, बावजूद इसके सड़कों पर इतना ज्यादा पानी भर चुका है कि घुटनों घुटनों तक यहाँ पर पानी नजर आ रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ट्रैफिक जो है सिंगल लाइन में धीरे धीरे कर निकल रहा है, क्योंकि देखिए लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं तो जाम की समस्या से लगातार जूझना पड़ता है और प्राधिकरण की जो पोल है लगातार खुलती हुई नजर आती है। नोएडा बड़ौद कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बड़ौद कोतवाली पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 बदमाशों के गोली लगी है, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा, आज दिन निकलते ही पशु तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों की गोली लगी है, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि जनपद के अंदर पशुओं की चोरी के मामले सामने आ रहे थे। अभी कुछ दिनों पहले पड़ोसियों ऑफिस के सामने से भी एक भैंस चोरी का मामला सामने आया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज की वीडियो वायरल हुई थी। पुलिस जब से बदमाशों की तलाश कर रही थी, जिनमें आज 2 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। बदमाशों पर कई थानों पर चोरी के मुकदमे दर्ज हैं, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने संज्ञान लिया और जो आगरा टू शमशाबाद मार्ग है, जो कि हिरनेर मोड़ के पास में है, यहाँ पर इस डिवाइडर को बंद करने का कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी विभाग की यहाँ लापरवाही पूरी देखने को मिल रही है। वहीं जो डिवाइडर है उसको ईंटों से बंद किया जा रहा है और उसमें अच्छी सामग्री नहीं दी जा रही है। साथ ही साथ जो ईंटों की जो गुणवत्ता है वह भी कहीं ना कहीं बिल्कुल खराब और बेकार देखती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी लापरवाही के चलते इस तरीके के डिवाइडरों को कार्य किया जा रहा है और इनमें अच्छी गुणवत्ता का कार्य नहीं किया जा रहा। जब इस विषय पर हमने रोड इंचार्ज से मेट से बात करने की कोशिश की तो उनका कहना यह था कि जो ऊपर से आदेश मिला है उसी हिसाब से उस गुणवत्ता का कार्य हमारे द्वारा यहाँ किया जा रहा है। जब इस विषय पर पूरे विषय पर जेई से पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई हैं उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की तो उनका कहना यही था कि अगर अच्छी गुणवत्ता का कार्य नहीं किया जा रहा है तो हम जल्द ही उसको जांच कराएंगे और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि खबर चलने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग कितना ऐसे लोगों पर कार्रवाई करता है जिसमें यहाँ खराब गुणवत्ता का कार्य किया जा रहा है। जहां एक और प्रदेश के मुखिया के द्वारा आदेश किया गया कि जो टैक्सी स्टैंड है, बस स्टैंड है, अवैध रूप से उनपे कंपनी कसेगी, जो प्रशासन है उन पे चाबुक चलाता नजर आएगा। लेकिन धरातल पे कितनी हकीकत है ये आप स्वयं देख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड मनमाने तरह से लगाए जा रहे हैं, यात्रियों के लिए समस्या हो रही है। वही उनका कहना है कि यात्रियों को लाभान्वित किया जा रहा है, सड़क किनारे उनको मिल जाता है। लेकिन समस्या ये है कि जो व्यक्तिगत वाहनों से लोग निकलते हैं, आवाजाही होती है, उनको बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं। जब इसके लिए मानक भी तय कर दिया है कि टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड बनेंगे, उसके बाद भी समस्याएं क्यों है? आखिर क्यों टैक्सी स्टैंड अवैध रूप से सड़क किनारे लगा दिए जाते हैं? भाई इसको लेकर के जो नोगमा पंचायत नगर पंचायत है नोगमा पकड़िया, वहां जो है उस मामले में जो है ये जानकारी की गई और वहीं अध्यक्ष ने भी बताया है कि वहां क्षेत्र में 3 टैक्सी स्टैंड बनेंगे, जिसको लेकर के ये समस्याएं नहीं हुई। 31 मार्च तक ये मामला उस संज्ञान में आया था। उसके बाद वहां स्टैंड करने के लिए बात कही गई थी, लेकिन उसके बाद भी वहां अधिकारियों ने संज्ञान ले लिया। तो अब जाकर के वहां इस मामले में संज्ञान लेते हुए 3 स्टैंड बनाने की बात कही। अब देखना यह है कि कैसे उन समस्याओं को निजात मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। अमित कुमार मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, पीलीभीत। का रिश्ता बड़ा पवित्र बंधन होता है और ये जो धागे होते हैं वो भले से ही कच्ची डोर से बंधे हों, लेकिन इनकी मजबूती बहुत ज़्यादा होती है। पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला रामपुर में आया है, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलने के बाद अपने पति का कत्ल कर दिया।
लाश उसकी जंगल में फेंक दी। पुलिस को जैसे ही लाश मिली तो वो सन्न रह गई, क्योंकि उसकी लाश को बुरी तरह से काटा गया था और उसके बाद उसको जंगल में फेंका गया था। पुलिस हत्यारे की तलाश में जुट गई और सर्विलांस की मदद से उसने उनकी पत्नी को ही, मृतक की पत्नी को ही शक के घेरे में लेकर जब पूछताछ की तो उसने बताया कि वो उसका जो प्रेमी है वो भगत है, जो तंत्र मंत्र का काम करता है। उसकी सहायता से ही उसने अपने पति का कत्ल किया है। पति की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अपनी पत्नी को फोन पर अपने प्रेमी से बात करने के लिए रोकता था और रोकने के साथ वो कहता था कि इतनी लंबी लंबी बातें किससे करती हो और कौन करती हो। इसी गलती से उस बेचारे की जान चली गई। अब पुलिस ने उस प्रेमी को और उसकी पत्नी को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजने